तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज संडे है और संडे को सिर्फ स्पेशल संडे रिवीजन कराया जाएगा। और जो होमवर्क जो कल नहीं दिया गया था वो होमवर्क जो है आपको पता नहीं होगा कि संडे को सिर्फ स्पेशल रिवीजन कराया जाता है। तो आज जो है सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th और 10th का जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो सार संग्रह का निचोड़ होता है, एक तरह से पूरे जो है एक एग्जाम पोर्टल का पीडीएफ है, उसके माध्यम से जो है पूरे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो है क्लास 9th और 10th का सिर्फ स्पेशल क्लास जो है वो साइंस का होने वाला है। क्योंकि क्लास 9th और 10th ये आपको एनसीईआरटी जो है इसमें जो भी चैप्टर आने वाला है हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, परमाणु, अणु, इसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्लास 9th का, इसके बाद समय बचता है तो क्लास 10th का जो है पूरा वो रिवीजन जो है वो संपूर्ण कराने वाला है। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऑप्शन बेस्ट मिलेगा, उसके लिए आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसमें जो क्लास एनसीईआरटी का जो थ्योरी होता है वहाँ से उठा के ले लिया जाता है, बाकी उसका सही जवाब जो है वो हमारे द्वारा जो है अंत में बोला जाएगा। मतलब आपको ये ऐसा लगेगा कि क्लास मतलब पूरा एनसीईआरटी जो है वो आपको जो है अभी रिवीजन के रूप में मिलने वाला है। उससे पहले जो कल का क्वेश्चन हुआ था जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना था कि क्रिकेट की बल्ले की चौड़ाई जो है वो कितनी होती है, तो ये 4.25 इंच या 4.5 इंच इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है। और इसमें बहुत सारे साथी जवाब देते हैं लेकिन जो सबसे तेज़ जवाब दिए हैं उनमें आज पहले स्थान पे आए प्रीति राय जी है जो कि पटना बिहार से हैं। दूसरे स्थान पे प्रशांत बाबू जी हैं, वो भी पटना से हैं। तीसरे स्थान पे आसिफ खान जी हैं और चौथे स्थान पे जो है माई स्टडी अड्डा करके। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो जवाब देना रहता है उसका सफलतापूर्वक जो है वो जवाब देते हैं। तो वीडियो आज भी काफ़ी शानदार, जानदार और ललन टॉप होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि संडे स्पेशल रिवीजन क्लास जो है वो हमने शुरू में ही बता दिया कि क्लास 9th और 10th का सिर्फ एनसीईआरटी है जो दो एग्जाम पोर्टल के द्वारा जो है वो पीडीएफ बनाया गया था उसके द्वारा जो है वो रिवीजन करा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी साथी अभी तक हमारे इस एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। क्योंकि यही एक ऐसा आपको जो है प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, यहाँ से बहुत क्षेत्रों में जो है आप देख ही होंगे कि हाल ही में जो कल जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है, यहाँ से लगभग इसमें जो है जो यहाँ से बैच करते थे यहाँ से 55+ विद्यार्थी का जो है वो यहाँ से रिजल्ट हुआ है। तो साथी जो आने वाले सभी से आपको मुलाकात भी कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बताइएगा जो कि आज पहला हो जाएगा क्लास 9th का है, हमारे आसपास के पदार्थ जो है शुद्ध पदार्थ, इसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वो ठंडा हो जाता है? वो वाष्पन के कारण क्या होता है वो ठंडा जो है ग्रीष्म काल में जो है वह वाष्पोत्सर्जन नहीं, वाष्पन के कारण क्या होता है वो ठंडा हो जाता है। चलिए आगे देखिए, इसमें जो भी फैक्ट है उसको आप सुनिएगा सिर्फ, और कुछ आपको बोलना ही नहीं है। नहीं जानते हैं इसमें गलत सलत कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी का तथ्य है उसको उठा के इसमें पटका गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि संगलन जो है वो किस में करते हैं, मतलब किस में परिवर्तन हो जाएगा तो वो संगलन कहलाएगा। ठोस से द्रव में, ठोस से संघनन नहीं सर, संगलन बोल रहे हैं। ठोस से अगर द्रव में चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? संगलन हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब उबलते पानी में एक बर्नर द्वारा लगातार गर्मी की आपूर्ति की जाती है तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान जो है वो किस प्रक्रिया के द्वारा तेजी से उड़ जाता है? तो वाष्पीकरण, पहले भाप बनता है उसके बाद क्या होता है तेजी से वो जो है उड़ जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? समान और असमान में आपको बताना चाहिए, कैसा हो जाएगा? समान। अगर ठोस गलता है तो उसमें तापमान क्या रहेगा? वो समान रहने वाला है। आगे बताइएगा गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये निक्षेपण कहलाती है। ये उसको उदार्व उर्ध्वपातन बोलिए या निक्षेपण बोलिए, दोनों आंसर एक ही हो जाएगा। अगर गैस से सीधे क्या बनना है, ये ठोस बन रहा है तो निक्षेपण हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि संपीडितता जो है ना किस में अधिक होती है? ठोस, द्रव और गैस में बताना है। तो गैस में क्या आ जाएगी? संपीडितता जो सबसे क्या होती है? अधिक होती है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक, या इसी को जो है बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु जो है वो कहा जाता है। और जल के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस जो है जल के लिए बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में जाएगा। और इसी को केल्विन में बदलेगा कितना हो जाएगा? 373 केल्विन, 373 केल्विन जो है हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारे घरों में खाना बनाने में जो उपयोग किया जाता है उसमें सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? एलपीजी। क्या बना रहता है उसमें? एलपीजी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें किसका किसका मिश्रण रहता है? ये ब्यूटेन और प्रोपेन का जो कि हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, इसका क्या होता है? मिश्रण होता है। इसी में मुख्य रूप से बोल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है। और सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन का ही जो है वो मिश्रण किया रहता है।
आगे बता दीजिएगा कि वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? सीएनजी का। सीएनजी का किसका उपयोग किया जाता है? सीएनजी। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाइट्रोजन गैस नहीं वकील साहब, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, इसी को हिंदी में जो है ना संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। आगे बताइएगा, जल जो है वो किस किस अवस्था में रह सकती है? ये तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में जल क्या कर सकती है? रह सकती है। बताइएगा कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस जो है पिघल कर द्रव बन जाता है वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। मतलब ठोस द्रव पिघल कर द्रव बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। चलिए आगे बताइएगा कि तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो जो है उसकी गति क्या होती है? तेज हो जाती है। मैंने कणों का अगर तापमान बढ़ाइएगा तो उसका गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तेजी हो जाएगा। बता दीजिएगा कि गैसों का द्रव में परिवर्तन, यानी गैस से किस में आ रहे हैं? द्रव में आ रहे हैं, तो उसमें इसका परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। यानी गैस से आप किस में आ रहे हैं? द्रव में आ रहे हैं, तो वो संघनन कहलाता है। बताइएगा कि घरों और उद्योग में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? यही आपको द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का जो उपयोग किया जाता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान जो है वो कितना हो जाएगा? ये 373.15 जो है पूरा एनसीईआरटी डाटा है, 373.15 जो है पूरे केल्विन में हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन बेस्ट है, मैंने पहले ही बोल दिया था, इसमें इसका सही जवाब पास्कल हो जाएगा। और पास्कल किसका मात्रक हो जाएगा? दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कितने केल्विन के बराबर हो जाएगा? तो ये 283, क्योंकि उसमें 273 ऐड करते हैं जीरो में, तो 273 में जितना ऐड करिएगा 273 आप प्लस 10 कितना हो जाएगा? 283 केल्विन हो जाएगा। बताइएगा आयतन का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यू जो है वो आयतन का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइएगा कि 300 डिग्री केल्विन तापमान जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा? तो ये 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। इसको केल्विन से फार्मूला भी निकाल सकते हैं आप। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जो है वो जल जो है वो ठंडा रहता है? तो ये वाष्पन के कारण क्या रहता है? ठंडा रहता है। बताइए घनत्व का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यू। किलोग्राम प्रति मीटर क्यू जो है वो घनत्व का ऐसा मात्रक हो जाएगा। बताइए केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 373। कितना हो जाएगा? 373 हो जाएगा। बताइए जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताइएगा कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों की जो दूरी है वो अधिक रहती है? वो गैसीय अवस्था में कणों की दूरी जो है वो अधिक रहती है। बताइएगा पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें कणों की गति जो है सबसे अधिक होती है? ये भी गैसों में क्या होती है? सबसे अधिक हो जाएगी। बताइएगा वह तापमान जिस पर ठोस जो है पिघल कर द्रव बन जाता है वो क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवनांक कहलाता है। बताइएगा वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगे वो क्या कहलाता है? क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बताइएगा पदार्थ की किस अवस्था में ठोस कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ये ठोस में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। बताइएगा कि किस अवस्था में घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है? तो ये ठोस में भी क्या होता है? घनत्व सबसे अधिक होता है। बताइए कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में हो जाएगी? गैस में हो जाएगी। बताइएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की कौन सी अवस्था होती है? ये ठोस अवस्था होती है। 0 डिग्री पे क्या होती है? ठोस अवस्था में हो जाएगी। बताइए किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है? ये ठोस में। अधिक हो जाएगा तो किस में होगा? गैस में। और कम हो जाएगा तो ठोस में होगा। बताइएगा कि किस निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी गैस में क्या होती है? विसरण की गति तेज हो जाती है। बताइएगा दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि द्रव का वह प्रकार जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? वो ठोस कहलाता है। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है वो क्या कहलाता है? ठोस। और जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? द्रव। जिसका दोनों अनिश्चित है वो क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। पदार्थ की वजह से कितनी अवस्था होती है? मुख्य रूप से 3 होती है और वैसे कितना हो जाएगा? 5 होती है। चौथा अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था जो है वो ठोस
आइंस्टाइन कंडेंसेट के द्वारा, ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। पदार्थ की किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों, ठीक है, प्लाज्मा जो है जिसके कारण सूर्य और तारों में क्या होती है, चमक होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था हो जाएगी, ये चौथी अवस्था हो जाएगी। चलिए आगे बताइए कि किसमें संपीड़न की मान जो है वो सबसे कम होता है, तो ये ठोस में हो जाएगा। ठोस में जो है ना गैस में सबसे अधिक होता है। इसको संपीड़न मतलब दबा सकते हैं आप, गैस को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन ठोस को दबा जो है वो नहीं सकते हैं। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण जो है वो क्या होते हैं, वो जल के कणों के बीच क्या होते हैं, घुल जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। दो समान पदार्थों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, मिश्रण यानी विलयन कहलाता है। और जो आपको जो समान मिल जाता है उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और आपको असमान मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो विसमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी का पानी में घुलना, ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और पानी और बालू का मिश्रण हो जाएगा तो वो विसमांगी मिश्रण जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया ही क्या यह कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये संपीड़न की क्रिया जो है हो जाएगी। चलिए आगे बताइएगा, सिलेंडर में भरा हुआ जो गैस होता है वो किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। देखिए फंस गए ना गुरुजी, वो गैसीय अवस्था में नहीं रहता है, वो किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। सिलेंडर में जो गैस भरा रहता है वो किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। आपको ऑप्शन में गैस मिलेगा और पहले आप गैस से मरेगा, किस अवस्था में रहता है, वो द्रव अवस्था में रहता है। देखिए द्रव जो है वो 2 तरह से लिखाता है, एगो द्रव में र लिख के अगर पूरा वो लिख देंगे तो वो पदार्थ की अवस्था कहलाती है। वही अगर द्रव में र लिख के आधा वो और य लिखिएगा तो वो पदार्थ की जो अवस्था है वो द्रव्य मतलब मैटर हो जाएगी, पदार्थ जो है वो कहलाती है। समझ गए ना। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि ठोस से द्रव में परिवर्तन, ये तुरंत बताइए क्या कहलाती है, संगलन जो है वो कहलाती है। तो ये पहला चैप्टर को खत्म कर दिया गया है। अब आते हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिला देना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है वकील साहब, मिश्रण कहलाता है। बताइएगा कि NH3 अमोनिया एक प्रकार का क्या है, यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक जो है यह हो जाएगा। बताइएगा कि निश्चित अनुपात में अवयवों के मिलाने से किस मिश्रण का निर्माण होता है, ये हम पूछ रहे हैं किस मिश्रण का निर्माण होता है, तो ये समांगी मिश्रण का जो है वो निर्माण होता है। देखिए हम आपको आधा हिंट्स पहले ही दे देते हैं, बाकी आपको जवाब देना रहता है सिर्फ। आगे बताइएगा चीनी या नमक का विलयन जल में मिलियन या किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। बताइएगा बारूद और कुहासा का मिश्रण किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है, ये भी समांगी मिश्रण का यह उदाहरण है। बारूद और कुहासा का मिश्रण यह किस प्रकार का मिश्रण हो जाएगा, विसमांगी मिश्रण जो है यह हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि विलयन में विलायक यानी कोई विलयन है उसमें विलायक जो है वो कम होता है या ज़्यादा होता है, विलायक जो है वो अधिक होता है, विलायक जो है वो अधिक होता है और विलय जो है वो कम होता है। जिस प्रकार चीनी और पानी में मिश्रण में चीनी और पानी के विलयन में विलय कौन हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। और आपको विलायक क्या हो जाएगा, पानी जो है यह क्या होगा, विलायक वो होता है जो किसी को अपने में घुला लेता है और विलय होता है जो किसी में घुल जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि वायु में जो है ना विलायक कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है और बहुत सारे गैसों का आपस में क्या करती है, मिला लेती है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन के कणों को पृथक्करण किया जाता है। तो ये अपकेंद्रण के द्वारा जो है कोलाइडी विलयन के कणों का क्या जाता है, पृथक्करण जो है वो किया जाता है। बताइएगा कि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उस विलयन को क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन, यानी और घुलने वाला है तो क्या कहेंगे वो असंतृप्त विलयन। और जब घुल के पूरा क्लियर हो गया अब नहीं घुल सकता है तो वो क्या हो जाएगा, संतृप्त यानी सैचुरेटेड विलयन उसी को कहा जाता है। मतलब चीनी और पानी के विलयन जो है एक समय तक ऐसा आएगा कि जब चीनी जो है पानी में घुलता रहेगा और जब तक ये घुल रहा है तब तक वो असंतृप्त है, और जब घुलना बंद हो गया यानी चीनी नीचे आके बैठ जाता है तो वो किस प्रकार का विलयन हो जाएगा, संतृप्त। मतलब उसमें अब जो है वो पानी में कुछ जो है वो नहीं घुल सकता है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बादल, दूध और पनीर यह किस प्रकार के उदाहरण है, ये कोलाइडी विलयन यानी कोलाइड के उदाहरण, बादल, दूध और पनीर जो है कोलाइड के उदाहरण हो जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विलयन में
बताइएगा सांद्र विलयन में किसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, विलय या विलायक की। तो विलय की मात्रा जो है ना सांद्र में जो है ना विलय की मात्रा ज़्यादा होती है। तनु जो हो जाएगा ना उसमें विलायक की मात्रा जो क्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है। सांद्र में विलय की मात्रा ज़्यादा होती है और तनु हो जाएगा तो विलायक की मात्रा जो है वो अधिक होती है। बताइएगा सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। रॉबर्ट बॉयल के द्वारा जो तत्व शब्द का उपयोग जो है वो सबसे पहले जो वो किया गया था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है कि निलंबन जो है किस प्रकार का तत्व हो जाएगा, अस्थाई या अस्थाई। तो ये अस्थाई हो जाएगा। निलंबन जो है किस प्रकार का तत्व हो जाएगा, ये अस्थाई हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव जो है क्या मतलब किस प्रकार के प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश को जो है ना फैलना ही जो क्या कहलाता है वो टिंडल प्रभाव जो है। प्रकाश के किरण को फैलना या खुद से फैल गया या फैला दिए तो किस प्रकार का प्रभाव हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। देखते हो जाएगा जो आपको प्रोजेक्टर पर जो दिखाया जाता है एक छोटे से केंद्र से निकल के पूरा पर्दा पर जो दिखाया जाता है वो आपको जो है एक प्रकार के टिंडल प्रभाव का ही जो है वो उदाहरण जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो IUPAC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सुन लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है IUPAC का पूरा नाम जो है हो जाएगा। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि बादल कैसा कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। किसमें किसका मिश्रण जो है बादल हो जाएगा, गैस में द्रव। गैस में द्रव जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, ये बादल जो है गैस में द्रव हो जाएगा। ठीक है आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किस विधि द्वारा अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट जो है प्राप्त करते हैं। किस विधि द्वारा, ये क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा जो है ये आपको अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट जो है वो प्राप्त करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पानी में मिट्टी का मिश्रण किसका उदाहरण है। पानी में मिट्टी का मिश्रण ये किस प्रकार उदाहरण है, ये निलंबन का उदाहरण है। क्या बात है। और वही कादो वाला जल को कौन सा जल कहते हैं, पंकिल जल भी कहा जाता है। यानी कादो वाला जो जल होता है उसी को कौन सा जल कहते हैं, पंकिल जल भी कहा जाता है। कोई दिक्कत वकील साहब, सॉरी वकील साहब नहीं ना। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये उर्ध्वपातन विधि द्वारा जो है नमक और अमोनिया क्लोराइड को जो है NH4Cl और आपको NaCl को जो है उर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग जो है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव जो है ना यह कौन सा विलयन प्रदर्शित करता है। तो कोलाइडी विलयन। टिंडल प्रभाव कौन सा विलयन प्रदर्शित करता है, तो जितना भी कोलाइडी विलयन है वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित जो है वो कर सकता है। बताइएगा कि टिंचर आयोडीन जो है ना इसमें टिंचर आयोडीन में विलायक कौन हो जाएगा, तो अल्कोहल जो है इसमें विलायक जो है वो हो जाएगा। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। आगे बता दीजिएगा कि किस विधि द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन इस इत्यादि को जो है अलग किया जाता है। तो ये उर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा कि निलंबन का कण जो है ना प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैलाते हैं या सिकुड़ाते हैं। ये हमेशा फैलाते हैं। ठीक है आगे बताइएगा कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के प्रतीक और मात्रकों को जो है ना वो सूचित करती है। तो ये वही IUPAC जो है यही एक वैज्ञानिक संस्था है जो कि आपको तत्वों का उसका नाम और उसकी संकेत जो है वो IUPAC द्वारा जो है वो दिया जाता है। उसका जैसे नाम हो जाएगा कैलियम किसका हो जाएगा, ये पोटेशियम का। कैलियम किसका होता है, पोटेशियम का। और किसका होता है, सोना का। इसका संकेत क्या होगा, AU। ये सब देने वाला संस्था कौन हो जाएगा, यही IUPAC जो है यह हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि किस विधि द्वारा जो है घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो ये आसवन विधि द्वारा जो है घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को जो है वो पृथक जो है वो कर सकते हैं। बताइएगा दूध और फेस क्रीम जो है किसका उदाहरण है, यह पायस का उदाहरण है। और पायस को अंग्रेजी में इमल्सल भी जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है जो वाहनों से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर, बादल ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा, ये कोलाइडी का उदाहरण जो है यह हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि जब कमरे के किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों के द्वारा फैला दी जाती है जिसके कारण किरण का मार्ग जो है वो दिखाई पड़ते रहता है। तो इसी प्रभाव को कौन सा प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव जो है वो कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी बंद रूम में रहते हैं और जब सूरज की साइड आपका खिड़की पड़ता है तो खिड़की में अगर छोटा सा भी छिद्र रहता है तो उसके होते हुए जो रोशनी आते रहता है उसमें जो धूल कण जो कैमरा में रहता है पूरे अच्छे तरीके से तैरते उसमें जो दिखाई पड़ता है उसी को कौन सा प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव जो है वो कहते हैं। कोई दिक्कत वकील साहब। अब इसका ये मतलब नहीं कि टिंडल प्रभाव चेक करने के अपने दरवाजा में छेद कर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हो जाएगा परमाणु और अणु।
तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:8। भार हो जाएगा 2:16 होता है, उसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा अगला क्वेश्शन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या हो जाएगा? H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, और अम्ल वर्षा जो होती है इसमें कौन सा अम्ल नीचे गिरता है? यही आपको H2SO4 जो है, जो अम्ल वर्षा के रूप में जो नीचे जो है वो गिरते रहता है। आगे बताइएगा, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या हो जाएगा? NaH। सूत्र पूछ रहे हैं, नाम नहीं, NaHCO3। और इसी को अंग्रेजी इसका जो है ना आपको नाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट का जो है ना यह रासायनिक सूत्र जो है क्या हो जाएगा? ये NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 जो है ये आपको अमोनियम सल्फेट का जो है वो रासायनिक सूत्र जो है वह हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि आयन पर जो है ना वो कितने प्रकार के आवेश होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? धन आयन और ऋण आयन होते हैं। बताइएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है ना वो किन नियमों पर आधारित था? नियम पूछ रहे हैं तो वो रासायनिक संयोजन के नियम पर जो है वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो आधारित हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई की वह क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई क्या कहती है? परमाणु कहलाती है। बताइएगा परमाणु की त्रिज्या जो है वो किससे मापा जाता है? वो ये आपको नैनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? नैनोमीटर से जो है मापा जाता है। बताइएगा फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3। और जंग का सूत्र क्या होता है? जंग का इसी में आपको XH2O लग जाएगा। Fe2O3 इंटू XH2O जो है यही आपको जंग का सूत्र जो है यह हो जाएगा। जंग के लिए जो है आपको नमी का होना क्या है? आवश्यक है। और जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? देखिए जंग लगने पर तात्कालिक भार जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन अधिक समय तक जंग लग जाएगा तो क्या होगा? उसका भार धीरे धीरे क्या होने लगता है? घटने लगता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि फिर ये तो हो ही गया। बताएगा तत्वों के प्रतीक को जो है ना वो कैसे लिखा जाता है? तो यह इसमें जो है तत्वों के प्रतीक को लिखने का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल और दूसरा अक्षर क्या होता है? छोटा। जैसे सोडियम लिखा था संकेत क्या होता है? Na। तो N कैसा होगा? बड़ा है ना, छोटका वाला A। अगर दोनों अगर बड़का लिख दीजिएगा तो Na हो जाएगा। Na मतलब ना नहीं हो जाएगा। मतलब एगो पहला वाला तत्व जो है, पहला वाला लेटर जो क्या होगा? बड़ा, और दूसरा लेटर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बताएगा 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? वही जो एवोगाड्रो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि सल्फर का अणु जो है ना वो होते हैं, कितने अणु होते हैं इसमें? 8 गो अणु होते हैं, S8। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? Na2O। सोडियम ऑक्साइड Na2O जो है वो आपको सोडियम ऑक्साइड का जो क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। आगे बताइएगा कि जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। H2O होता है ना, तो H क्या हो जाएगा? 2 गो, और O क्या है? 1 गो। परमाणु की संख्या पूछ रहा है तो 2:1, क्योंकि H क्या होता है? H2O में H 2 गो होता है और O क्या होता है? 1 गो। 2:1। कोई दिक्कत वकील साहब? चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि CO2 के एक अणु में कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? CO2 में 3:8, क्योंकि इसमें 6 और 16 होता है, 3:8 जो है यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 6 समझते हैं ना, किसका होगा 6? ठीक है 6। चलिए आगे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन तत्व जो है वह द्विपरमाणु कहते हैं? O2 हो जाएगा, क्योंकि O में क्या होता है? 2 होता है, इसलिए वो 2 परमाणु, मतलब जितना उसको लिखा हुआ है संकेत के नीचे वही उसका परमाणु की संख्या जो है वो डिनोट करती है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है क्या हो जाएगा? CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट का यह सूत्र जो है, इसी को चूना पत्थर भी जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, एक दिन घर गए इसलिए फंसा रहे हैं वो। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फेरिक ऑक्साइड का सूत्र जो है क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात के नियम का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा जवाब। स्थिर अनुपात के नियम का खोज जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा किया गया था। और आंशिक दाब का नियम जो है ये जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए किस तत्व का लैटिन नाम जो है फेरम हो जाएगा? लोहा का। किसका हो जाएगा? लोहा का हो जाएगा। फेरम हो जाएगा, फेरस नहीं फेरम हो जाएगा। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है किस तत्व का लैटिन नाम नेट्रियम हो जाएगा? सोडियम में क्या होता है? नेट्रियम हो जाएगा। और कैलियम किसका हो जाएगा? पोटेशियम का। कैलियम किसका हो जाएगा? पोटेशियम का हो जाएगा। चलिए
माना कि मुश्किल बहुत बड़ी है, लेकिन इतना ही बड़ी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10 के पावर -7, और मीटर की चर्चा करेंगे तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कि H2O का मोलर द्रव्यमान जो है ना कितना ग्राम हो जाएगा? तो 16 अधिक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि NaCl का जो है ना, इसमें इसका इकाई द्रव्यमान पूछा है तो 58.5 U हो जाएगा। आगे बताइएगा H2S में कितने परमाणु विद्यमान हो जाएंगे? तो H2 में 2 गो और S में क्या गो? 1 गो। 2 है कितना हो जाएगा? 3। परमाणु की संख्या जखनी पूछेगी सबको जोड़ जाड़ के जो है ना वो लिख देना है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो किसने यह सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करें, द्रव्य मतलब होगा पदार्थ, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब पदार्थ के कणों को पुनः विभाजित करना जो है वो संभव नहीं है। मतलब इस प्रकार के विभाज्य कण को परमाणु कहा गया था। तो ये डेमोक्रिटस के द्वारा यह जो है कहा गया था, सबसे पहली बार शब्द दिया था, परमाणु शब्द दिया गया था, उन्हीं के द्वारा कहा गया था ये। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइएगा हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। और ऑप्शन में आपको 2 भी मिलेगा, लेकिन कितना होगा? इसका 1 ही होता है। आगे बताए, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 16। सोडियम में कितना होगा? सोडियम का 23 हो जाएगा। क्लोरीन में कितना हो जाएगा? 35.5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अणु कहलाती है। सबसे छोटी पूछेंगे तो क्या होगा? अणु हो जाएगी। चलिए आगे बताइएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CCl4। CCl4 हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? MgCl2 हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2। इसी को कौन सा चूना कहते हैं? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, और बिना बुझा हो जाएगा तो CaO। जखनी H2O मिलेगा तो चूना क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एवोगाड्रो संख्या में Na का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा किसी तत्व के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक तत्व में जो एक निश्चित क्या होता है? द्रव्यमान जो है यह होता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु जो है वो रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं? तो ये अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और निम्नलिखित में से किस यौगिक में परमाणु सबसे अधिक हो जाएगा? तो ये निम्नलिखित का आप बात देंगे तो इसमें आंसर लिए हुए H2SO4 हो जाएगा। आगे बताइएगा, अणु शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? डेमोक्रिटस के द्वारा जो अणु शब्द जो है वो दिया गया था। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुकता की संख्या को क्या कहते हैं? ये परमाणुकता जो है परमाणविकता जो है यह कहा जाता है। अब जो है क्लास 9 का चैप्टर 4 जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन, इसमें परमाणु की संरचना जो है टॉपिक हो जाएगा। बताइएगा परमाणु नाभिक की खोज किस द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। बताइएगा परमाणु के नाभिक के भीतर पाए जाने वाले कण जो है वो कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बताइएगा कि निम्नलिखित में से रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था? ये अल्फा कणों को। अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर जो है वो क्या किया था? टकराया था। कौन टकराए थे? ये रदरफोर्ड के द्वारा जो वो टकराया गया था। आइंस्टीन टकराए थे, रदरफोर्ड टकराए थे। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु शब्द देखिए वो गूगल का भरोसा मत कीजिए, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको फॉलो कीजिए। समझ वो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही हम बताएं, समझ रहे हैं ना? वो हम जानते हैं कि उसमें लुसेंट में वही दिए हुए, इसमें दिए हुए जो आप क्या कीजिएगा उसको। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसकी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? 2n² जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, नाभिक के निकटतम कक्षा जो है वो कौन सी कक्षा हो जाएगी? तो K जो है वो क्या हो जाएगी? नाभिक के निकटतम कक्षा। और सबसे लास्ट वाला कक्षा कौन हो जाएगा? N जो है वो हो जाएगा। उप कक्षा में SPDF होता है, और एक कक्षा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? N हो जाएगा। और सबसे प्रथम कक्षा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? K जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है किसको और किसको जोड़ते हैं द्रव्यमान संख्या का निर्माण होता है? ये P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? वो द्रव्यमान संख्या जो है वो निकलता है।
चलिए आगे बढ़िएगा। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। परमाणु संख्या 11 होती है और संयोजकता पूछेंगे तो 1 हो जाएगी। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? उसका भी 1 ही होता है। आगे बढ़िएगा। हाँ, 8 में से घट जाता है 1, 7, तो 1 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार के आवेश कण हो जाएगा? ऋण आवेशित कण जो है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बताइएगा हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 हो जाएगी। ठीक है। बताइएगा निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता है? तो ये प्रोटोनियम में जो न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है? ड्यूटेरियम में एगो होता है और न्यूट्रॉन जो एको को नहीं होता, किसमें नहीं होता है? प्रोटेरियम में। और उससे हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3 को होता है। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होता है। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं? ये बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो इसी को कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो कितनी हो जाएगी? 2 होता है। द्रव्यमान संख्या कितनी है ड्यूटेरियम की? 2 हो जाएगी। उसका जो है ना परमाणु क्या कहते हैं? उसका जो संख्या जो है ना जोड़ के जो है ना द्रव्यमान संख्या नहीं, वो 16, 18, 22 होता है ना, वो होता है वही ना, ड्यूटेरियम वही ना हुआ। आगे बताइएगा। क्वेश्चन है बताइएगा हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 को समस्थानिक होते हैं। बताइए के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 2। के में 2, एल में 8 गो। 2, 8, 18, 18, 32। बताइएगा एम में कितना होता है? 2, 8, 18, 32। 1 को 18 होगा। 2, 8, 18, 32 के एल एम एन होगा ना। के में कितना होगा? 2 गो। एल में कितना होगा? 8 गो। एम में 18 गो और एन में 32 गो हो जाएगा। आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक जो है ना वो किस प्रकार के आवेशित होते हैं? वो धन आवेशित। परमाणु के नाभिक जो है क्या होते हैं? धन आवेशित होते हैं। ऋण आवेशित चक्कर काटते रहता है इलेक्ट्रॉन बन के। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो कितना होता है? -1.60 2 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। -19 कूलम वो द्रव्यमान हो जाएगा -50 किलो। ठीक है ना। आगे बताइएगा। क्वेश्चन है कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? इतना ही होता है। उसमें क्या लगा देना है? प्लस लगा देना है। +1.60 2 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अगर बड़ा गौर से देखिएगा ना तो आपको फंसाने के लिए जो है माइनस लगा देगा। ऑप्शन दोनों सेम रहेगा। एगो में माइनस लगा रहेगा, एगो में प्लस लिखवे नहीं करता है, छोड़ देता है सही। ठीक है ना। माइनस एगो में लगाएगा, प्लस वाला ऑप्शन में प्लस लिखता ही नहीं है। तो आंसर क्या लेना है? माइनस वाला जो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो होता है। समझ रहे हैं ना वकील साहब? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है ना वो कितना होता है? ये नगण्य के बराबर होता है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 3.0 में जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 6 to 8 में। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है कितना होता है? वो नगण्य होता है, यानी 1 से भी कम होता है। आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि कैनाल किरणें की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये गोल्डस्टीन के द्वारा कैनाल किरणें की खोज जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी भाग में होते हैं और अंदर में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बैठे रहते हैं। बताइएगा क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1908 में जो रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइएगा कि न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होते हैं? ये प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा कि तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी परमाणु भार जो है परमाणु भार भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? आइसोबार कहा जाता है। अंग्रेजी में लिखे हुए वो परमाणु भार भिन्न भिन्न हो जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। और परमाणु संख्या समान हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? समस्थानिक। और परमाणु भार समान होगा, परमाणु संख्या भिन्न होगा तो वो समभारिक हो जाएगा। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है। अब आते हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 हो जाएगा और बायोलॉजी का चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन कौन बने होते हैं? क्रोमोसोम जो है वो बने होते हैं। बताइएगा कि केंद्रक में जो क्या होते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय जो है ना वो छड़ की तरह दिखाई पड़ते हैं, तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम की आकृति जो विभाजन के समय किस तरह की होती है? वो छड़ की आकृति जो है वो होती है। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम में आनुवांशिकों गुणों की सूचना जो है वो माता पिता के किस रूप में आगे बढ़ती रहती है? वो तो डीएनए के रूप में वो क्या होती है? आगे बढ़ते रहती है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है
कि डीएनए का क्रियात्मक खंड जो है ना वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। बताइएगा कि जो कोशिका विभाजित नहीं होती है उसमें डीएनए जो है ना किस रूप में विद्यमान रहता है? तो वो क्रोमैटिन के रूप में जो है ना वो क्या रहता है? विद्यमान रहता है। और कोशिका विभाजन के समय जो है क्रोमोसोम की आकृति किस तरह की होती है? वो छड़ की तरह जो है वो आकृति दिखाई पड़ती है। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी किसकी बनी होती है? लिपिड प्रोटीन की। लिपोप्रोटीन बोलिए वन वर्ड में, या फिर लिपिड और प्रोटीन से मिलकर ये जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है वो बनी होती है। बताइए कोशिका भित्ति जो है ना वो कोशिका भित्ति जो है किस में पाई जाती है? ये पादप कोशिका में। किस कोशिका में? पादप कोशिका में यह पाई जाती है। और जंतु की कोशिका सेलुलोज क्या होता है वो। आगे बताइए कोशिका का सबसे पहले पता जो है ना किसके द्वारा लगाया गया था? ये रॉबर्ट हुक के द्वारा जो लगाया गया था। बताइएगा कि कवक, पादप और जंतु ये सब जो है ना किस प्रकार के जीव हो जाएंगे? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में बताना है, तो ये बहुकोशिकीय हो जाएंगे। ये कदप, पादप और जंतु ये सब जो है क्या हो जाएंगे? बहुकोशिकीय जीव में यह जो है आते हैं। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का सबसे पहले पता लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लगाया गया था। और कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। बताइए कोशिका के सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। और ये किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। समझ रहे हैं ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली और इसमें नहीं दिए हुए, हमें से पूछ दिए थे। आगे बताइएगा कि कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली जो ना यह किस प्रकार की झिल्ली हो जाएगी? ये अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है यह हो जाएगी। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि विसरण जो है ना, विसरण की प्रक्रिया जो है यह किस तरह से किस तरह की और होती है? ये उच्च से जो है ना वो निम्न की तरह, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है वह होती है। बताइएगा कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का। कब खोज किए थे? 1665 में। और जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कब किया गया था? 1674 में जो है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है जीवित कोशिका का जो है वो खोज जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा कि अभी तक जो है सबसे ज्ञात बड़ी कोशिका जो है ना वो किसकी कोशिका हो जाएगी? शुतुरमुर्ग के अंडा का जो है ना सबसे बड़ी कोशिका जो है वो हो जाएगी। बताइएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है ना किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की। पादप में हो जाएगा तो वो सेलुलोज की। और कवक की कोशिका भित्ति जो हो जाएगी ना वो काइटिन नामक जो है उसकी बनी होती है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि सेलुलोज भित्ति जो होती है ना वो किस प्रकार के सेलों में पाई जाती है? किसके सेलों में पाई जाती है? ये पादप के सेलों में जो है जाती है। देखिए क्वेश्चन वैसे इसको घुमा दिया है, सिर्फ पादप के सेलों में जो है पाई जाती है। बताइएगा लाइसोसोम के बनने के लिए जो है ना कौन जो है वह उत्तरदायी होता है? तो गोल्जी काय जो है वह उत्तरदायी होता है। और किस विधि द्वारा बनाया जाता है? कल ही बताए थे, समवेष्ट विधि द्वारा। समवेष्ट विधि द्वारा जो यह बनता है। ठीक है। आगे बताइएगा कि निम्नलिखित में से कोशिका के पाचन थैली जो है क्या कहलाती है? ये लाइसोसोम। कहीं कहीं आपको आत्महत्या की थैली न देख के जो है पाचन थैली भी दे देता है, यानी पाचन थैली और आत्महत्या की थैली दोनों कौन कहलाती है? लाइसोसोम जो है यह आत्महत्या या पाचन की थैली कहलाती है। बताइएगा कोशिका की आत्मघाती थैली भी किसे कहते हैं? लाइसोसोम को भी कहा जाता है और एटम बम भी लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे बताइएगा कि कोशिका में किसकी संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है। बताइएगा कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। बताइएगा कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र जो है ना वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। कोशिका का न्यूक्लियस नियंत्रण केंद्र कौन क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। बताइएगा कि किस उपकरण द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है? तुरंत बताएं। गोल्जी काय के द्वारा जो लाइसोसोम को बनाया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जो है बनता है उसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाने से किसका निर्माण होता है? ये जीव द्रव्य का जो है वो निर्माण जो है वो होता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त जो है ना वो क्या पाई जाती है? ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। बताइएगा जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। बताइएगा कि राइबोसोम में कितने प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं? ये 70 एस के पाए। कितने एस के? 70 एस ये प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक हो जाएगा तो उसमें 80 एस प्रकार के जो है ना कोशिका जो है पाए जाते हैं। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है ना किसमें काफ़ी मात्रा में होती है और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण जो है वो होता है। बताइए कोशिका विभाजन जो है ना ये सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था, विर्चाउ के द्वारा देखा गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, ये बेंडा के द्वारा किया गया था। और उसका खोज किसके द्वारा किया गया था, ये अल्टमैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अल्टमैन के द्वारा किया गया था। लेकिन गूगल पर देखिएगा इसका दूसरा नाम देता है। हाँ चलिए आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक जो होती है वो किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। बताइए कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ये गोल्जी काई के द्वारा किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका की खोज किस तरह किया गया था, डीएनए के द्वारा, सॉरी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज किस तरह किया गया था, ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। और यह जो है तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का खोज किए थे ल्यूवेन हॉक हो जाएंगे। बताइए केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है उसको कौन सा झिल्ली कहते हैं, केंद्रक झिल्ली जो है वो कहा जाता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक झिल्ली और झिल्ली युक्त अंगक जो है ना वो किस प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बताना है। यह यूकैरियोटिक में जो यह पाया जाता है। अब जो है क्लास 9 का 5वां चैप्टर है जो कि उत्तक जो है यह हो जाएगा, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टिश्यू, और मुंह पोछने वाले पेपर को टिश्यू पेपर कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। आगे बताएगा भोज में जाइए ना खाने के लिए तो पहले खाइए उसके बाद टिश्यू पेपर से मुंह पोछ लीजिए। उल्टा बात बोले, पहले टिश्यू पेपर के साथ प्लेट देता है। वो देता है कि आप उठा के जेब में रख लीजिए, आप बाद में खा के पूछिए। खाना पड़ता लेता है। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एस्टोमेटा निम्नलिखित में से किसकी एपिडर्मिस में होती है। तो ये पत्ती में होती है, किस में होती है, पत्ती में होती है। बताइएगा एक जटिल अस्थाई उत्तक है, इसमें कौन हो जाएगा, जाइलम या फ्लोएम बताना है। ये फ्लोएम जो है जटिल अस्थाई उत्तक हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक क्या कहलाता है, कंडरा। मांसपेशी से हड्डी को कौन जोड़ रहा है, ये कंडरा कहलाता है, कंडरा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनना किसके कारण होता है, ये प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण बनता है, ये प्लेटलेट्स के कारण ये थक्का बनता है। विटामिन की चर्चा होगी तो क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा रक्त जो है ना कैसा उत्तक है, ये तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। बताइएगा रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, ये शरीर के अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा हिपेरिन के कारण थक्का नहीं बनता है, ठीक है ना। और फाइब्रोनिजोन के कारण जो है शरीर के बाहर थक्का बनाता है। लेकिन मदद की बात करेगा तो ये थ्रोम्बोसाइट जो है वो थक्का बनाने में मदद करता है, लेकिन थक्का बनता है वो फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन के कारण क्या होता है, वो थक्का बनता है। और याद रखिए हिपेरिन जो है वो शरीर के अंदर थक्का बनने नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पौधे की मोटाई जो है ना किस उत्तक द्वारा बढ़ती है, ये पार्श्व विभाज उत्तक द्वारा जो पौधे की मोटाई क्या होती है, बढ़ती है। और लंबाई जो बढ़ती है वो शीर्ष विभाज उत्तक के द्वारा उसकी लंबाई जो है वो बढ़ती है। चलिए आगे बताइएगा कि पैरेन्काइमा जो है एक प्रकार किस प्रकार का उत्तर है, ये सरल अस्थाई उत्तक। पैरेन्काइमा जो है वो सरल अस्थाई उत्तक हो जाएगा। और कोलेनकाइमा भी यह भी जो है वो सरल अस्थाई उत्तक ही हो जाएगा। बताइए किन कोशिकाओं की भित्ति जो है लिग्निन के कारण मोटी होती है, एस्केलेनकाइमा के जो है किसके कारण, आप पूछता है कि किसके कारण मोटी होती है, तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। एस्केलेनकाइमा की जो मोटी होती है वो किस कारण मोटी होती है, लिग्निन के कारण जो है वो मोटी होती है। बताइए गैसों का विनिमय करने के लिए जो है ना पौधे में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। बताइएगा चालनी नलिका जो है ना किसका एक भाग हो जाएगा, तो ये आपको फ्लोएम का भाग हो जाएगा। किसका भाग हो जाएगा, फ्लोएम का। चालनी नलिका याद रखिए किसका भाग है, फ्लोएम का भाग हो जाएगा। बताइएगा जो मूंगफली और बादाम के छिलके में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एस्केलेनकाइमा जो है यह पाए जाते हैं। आगे बताइएगा पौधे का कौन सा उत्तक जो है कठोर और मजबूत बनाता है, एस्केलेनकाइमा बनाता है। नारियल के रेशे युक्त छिलके में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एस्केलेनकाइमा में पाए जाते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि देखिए हम बोले थे और आगे क्वेश्चन भी है कि एस्केलेनकाइमा की उत्तक जो है ना किसकी भित्ति जो है ना किस कारण मोटी होती है, हम पानी पी रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये लेकिन हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि किस उत्तक के पास रसधानी नहीं होती है,
तो ये विभाज्य ऊतक के पास जो राजधानी नहीं होती है। बताइएगा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक जो है ना वो कौन हो जाएगा? पेरेन्काइमा। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाता है? पेरेन्काइमा। और लचीला हो जाएगा तो कोलेनकाइमा, और मजबूती हो जाएगा तो वो स्केलेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि कोलेनकाइमा और एरेनकाइमा यह किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण? क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा या किसका प्रकार हो जाएगा? तो ये पेरेकाइमा का जो है ना यह एक प्रकार का प्रकार हो जाएगा। बताएगा पौधे को यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है? ये आपको कोलेनकाइमा जो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सहारा नहीं, सहायता जो है यांत्रिक सहायता जो है वो कोलेनकाइमा जो है प्रदान करता है। आगे बताइएगा किस ऊतक की कोशिकाएं मृत पाई जाती है? ये स्केलेनकाइमा की कोशिका क्या होती है? मृत हो जाती है। बताइएगा कि दो वृक्क के आकार की कोशिकाओं किसमें घिरी होती है जिसको रक्षा कोशिका भी कहा जाता है? तो ये स्टोमेटा जो है ये रक्षा कोशिका के नाम से भी जो है वो कहलाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तने की परिधि या मूल में वृद्धि जो है ना किस विभाज्य ऊतक के कारण होती है? पार्श्व विभाज्य ऊतक के कारण जो है उसकी मोटाई में जो क्या होती है? वृद्धि होती है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कान का निचला भाग जो है ना किस कारण नरम होता है? ये उपास्थि के कारण जो है ना क्या होता है? निचला भाग जो है वो नरम होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जड़ और तने की मोटाई जो है ना किस ऊतक के कारण बढ़ती है? तो ये ऊतक पूछ रहे हैं, विभाज्य ऊतक नहीं, ऊतक पूछिए। कैम्बियम नामक ऊतक के कारण जो है ये पौधे में जड़ और तनों की मोटाई जो है ना वो बढ़ती है। कैम्बियम नामक ऊतक के कारण बढ़ती है। ये आपको जो है ना सेट में चला हुआ क्वेश्चन था। आगे बताइएगा पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि आंतरिक भाग तंतुओं और संयोजी ऊतक का बना होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको स्ट्रोमा जो है यह कहा जाता है। अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। अभी सेशन जो है ना काफी लंबा चलने वाला है। पूरा कर दीजिए उसके बाद। पूरा कर दे। बोल दिए तो कर दीजिए। चलिए आपका बात सर आंखों पे। स्टार्ट करते हैं इसके बाद जो है 2 ही चैप्टर बचा हुआ है। अब जो अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि जीवों में विविधता हो जाएगा, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कि किसी को नहीं आता है। इसमें जो है वर्क संबंध है प्लेट हेंथमीज एनीमीडिया, समझते हैं ना, वही सब बोला है। हाँ, बताइएगा कि किस वर्ग में लीवर फ्लुक्का जैसे परजीवी पाए जाते हैं? ये प्लेल्टी हेमनेथीज जो है, देखिए बोलने में भी नहीं हो रहा है, प्लेल्टी हेमनेथीज जो है इसमें लीवर जैसे फुक्का जो है पाए जाते हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन है किस वर्ग का शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है? ये सब वही आंसर नहीं होगा। निमेडेटा जो है इसका वर्ग जो है इसका शरीर की आकृति चपटा न होकर जाता है बेलनाकार हो जाता है। और बेलनाकार लेंस जो है किस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए लगाया जाता है? ये अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार नामक लेंस जो है वो लगाया जाता है। निक्की जी नौकरी हो गया, इसका ये मतलब है बीच में मोबाइल चलाइएगा। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा जो कोरल जो है ना, कोरल किस समूह में रहती है? ये सिलेंट्रेटा के समूह में कोरल रहती है। ठीक है, बताइएगा हाइड्रा जो है किस वर्ग का उदाहरण हो जाएगा? ये भी सिलेंट्रेटा के अंदर जो है यह आता है। चलिए आगे बताइएगा कि भ्रूण जो है ना, भ्रूण ये किस में मिलता है? ये बीज में मिलता है। किसमें मिलता है? बीज में मिलता है। बताइएगा अमीबा किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रोटोजोआ का उदाहरण। अमीबा किसमें आता है? प्रोटोजोआ जो ये वर्ग हो जाएगा जो कि जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये विटकर के द्वारा दिया गया। जो 5 जगत का वर्गीकरण किए थे विटकर के द्वारा, उसी में प्रोटोजोआ के अंतर्गत किसको रखा गया है? अमीबा को रखा गया। किसको रखा गया है? अमीबा को रखा गया। चलिए आगे बताइएगा कि ईस्ट जो है किस जगत का उदाहरण हो जाएगा? ये फंगी यानी कवक जंतु के कवक वर्ग के अंदर जो इसको रखा गया है। बताइएगा कि एग्रीकस जो है किसके अंदर आएगा? ये भी कवक के अंदर के जो है वो आता है। आगे बताइएगा कवक, अमीबा और प्रोटोजोआ यह किस जगत के अंदर आते हैं? ये प्रोटिस्टा वर्ग के अंदर आते हैं। किसके अंदर? अमीबा और प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। शैवाल किसके अंदर आते हैं? ये भी प्रोटिस्टा के। देखिए शैवाल आएगा तो प्रोटिस्टा के, और ईस्ट हो जाएगा तो ये कवक के अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। बताइए यूग्लिना किसके अंदर आएगा? ये भी प्रोटिस्टा के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? कोशिका की नहीं पूछ रहे हैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये आपको पेप्टिडोग्लेन की जो है बनी होती है। हाँ, पेप्टिडोग्लेन की बनी होती है। बताइएगा जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ये जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है वो दिया गया था। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा जो है किसका उदाहरण हो जाएगा? ये थैलोफाइटा को जो है वह उदाहरण हो जाएगा।
बताइएगा पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी। इसी को अंग्रेजी में स्पीसीज कहा जाता है। बताइएगा पांच जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? विटकर के द्वारा। कब किया गया था? 1969 में। 1969 में किया गया था। बताइएगा रिक्सिया जो है ना, ये किस श्रेणी के अंदर आता है? ये ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। बताइएगा कि कैरोलस लिनियस को जो है ना किसका जनक माना जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? कैरोलस लिनियस को माना जाता है। बताइएगा कि किस समूह से संबंधित पशुओं के जो है ना जुड़े हुए पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? पैर जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। बताइएगा कि इनमें से किस संघ के सदस्य जो है ना ये मुक्त जीवन जीने के लिए विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। समुद्री वाला क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। बताइएगा तीन कोष्ठीय जो है ना किसमें होती है? ये इसमें ऑप्शन में है, ये मेढक में जो है तीन कोष्ठीय होता है। बताइएगा मछली में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। बताइएगा किसका शरीर धारारेखीय होता है? मछली का शरीर कैसा होता है? धारारेखीय। बताइएगा किस मछली में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है? शार्क का हो जाएगा। बताइएगा मगरमच्छ का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4। ये क्या है? ये अपवाद में है। बताइएगा अधिकांश सरीसृप में कितने चैम्बर होते हैं? 3 को होते हैं। ये सरीसृप अपवाद में मगरमच्छ जो क्या होता है? 4 को वाला हो जाएगा। बताइएगा पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। बताइएगा किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो गर्म होता है? पक्षी वर्ग। पक्षी का जो है ना क्या होता है? खून गर्म जो है, दूध गर्म होता है उसका, बकरी का। ये जो है ना खून किसका गर्म होता है? वर्ग पूछेगा तो किसका हो जाएगा? पक्षी वर्ग हो जाएगा। बताइएगा इनमें से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। ये आपको प्लेटिप्स, ठीक है, एक और होता है एकेडिना और प्लेटिप्स जो है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस से पूछ लेता है इस बार 2191 में। बताइएगा समुद्री अर्जिन जो है ना किस वर्ग के उदाहरण हो जाएगा? ये इकाइनोडर्मेटा। समुद्री वाला कौन हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खुला संवहनी तंत्र जो है ना किस वर्ग में पाया जाता है? तो ये मोलस्का में पाया जाता है। वर्ग पूछेगा किसमें? मोलस्का में पाया जाता है। बताइएगा कि जोंक जो है, जोंक ये किस वर्ग में आता है? एनिलिडा में आ जाएगा। ठीक है। बताइएगा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा? ये आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। झींगा किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में। झींगा किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में। तितली किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा में आएगा। मक्खी और मकड़ी भी आर्थ्रोपोडा में, बहुत बड़ा है, सब उसी में घुस जाता है। बिच्छू और उसके बाद ककड़ी जो केकड़ा कहते हैं, कुकुरे लिखे हैं, कुकुरे किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा में आएगा। बताइए किस जंतु में जो है ना अधिकांश कवच पाया जाता है? तो ये मोलस्का में जो है कवच पाया जाता है। बताइएगा कि घोंघा किस परिवार का आ जाएगा? मोलस्का परिवार का आ जाएगा। बताइएगा आगे है कि जो इससे स्टार्ट किए थे उसी से अंत कर रहे हैं कि किस वर्ग में प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु पाए जाते हैं? ये प्लेटी हेलमंथीज में जो है पाए जाते हैं। अब जो है जो कि आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा क्लास 9th का ही, जो है जो कि बायोलॉजी खत्म होने के बाद फिजिक्स का भी, मतलब केमिस्ट्री शुरू में हुआ, बीच में बायोलॉजी है, और इसमें केमिस्ट्री के बाद, बायोलॉजी के बाद जो है आपको फिजिक्स जो है जो कि गति चैप्टर हो जाएगा, इसको स्टार्ट करना है। बताइएगा कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। बताइएगा कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। और संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। मार दिए बाबा, बाव से बल, बाबा बोले बल। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि v² वाला फॉर्मूला क्या होता है? u² + 2as होता है। बताइएगा वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ठीक है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ को जो है ना, वेग समय ग्राफ द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो विस्थापन जो है यह प्राप्त किया जा सकता है। बताइएगा चाल का मात्रक जो है ना क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी हो जाएगा, और किलोमीटर प्रति घंटा भी जो है इसका संकेत जो है वो हो जाएगा। इसको बदल सकते हैं यूनिट के हिसाब से। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ किस प्रकार का ग्राफ रहेगा? एक समान के लिए सरल रेखा रहेगा। एक समान के लिए कैसा होगा? सरल रेखा का ग्राफ हो जाएगा। बताइएगा कि एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग के साथ परिवर्तन की दर को किस ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं? तो वेग समय, यानी वेग के साथ समय परिवर्तन हो रहा है तो वेग समय ग्राफ के द्वारा उसको जो है वो दिखाया जा सकता है। बताइएगा
कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति जो है ना, ये किस प्रकार की गति का उदाहरण हो जाएगा? तो एक समान त्वरित गति का, यानी स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो एक समान त्वरित गति का जो है वो उदाहरण जो है हो जाएगा। बताइए गति का पहला समीकरण क्या कहलाता है? v बराबर u प्लस at हो जाएगा। और यह किसके किसके बीच संबंध दिखाता है? वेग और समय के बीच संबंध दिखाता है। बताइएगा कि s बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यह कौन सा समीकरण कहलाता है? ये दूसरा समीकरण कहलाता है, ठीक है। और स्थिति और समय के बीच जो संबंध दिखाता है। आगे बताइएगा विस्थापन का दर जो है ना वो क्या कहलाता है? वेग। विस्थापन का दर जो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। कार्य में क्या नहीं होता है? दिशा नहीं। यही पूछता है कि अदिश राशि में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, या दिशा होगा तो परिमाण नहीं होगा, लेकिन कार्य में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। पूछता है कि इनमें कार्य में क्या अनुपस्थित होता है? तो दिशा क्या होता है? अनुपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब जो है करंट अफेयर कुछ क्लास जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो था इसको अच्छे तरीके से देख लिया गया है। अब बताइएगा करंट अफेयर में कुछ बताइएगा। पीछे से चलाइए तो वन लाइनर दिया ना, चुट्टे की दे दिया। चलिए बताइएगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र जो है ना किस नेशनल पार्क को घोषित किया गया है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसको घोषित जो है वो किया गया है। ये असम में बाबा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG इसके नए निदेशक कौन बन गए हैं? ये एम परवेश जो है एस परवेश जो है ये वही श्री परवेश या एस परवेश जो है वो बन गया है। इससे पहले जो थे राकेश पाल का निधन हो गया तो वो कौन बन गया है? एस परवेश जो है वो बन गए हैं। चलिए आगे बताइएगा कि पीएम मोदी ने धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है वो किस राज्य में स्टार्ट किया है? ये झारखंड में जो यह स्टार्ट किया है। और झारखंड के धरती अब्बा के नाम से किसे कहलाते थे वो? ये बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। एक कंपनी वाला फोन है, ऑर्डर कंफर्म कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष जो है ना किसको नियुक्त किया गया है? ये नोएल टाटा को नियुक्त जो है वो किया गया है। बताइएगा कि क्लाउडिया शिनबेनुआ जो है ना ये किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये मैक्सिको की बन गई है, ठीक है। बताइएगा बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना जो है इसका नामकरण किया गया है? दाना जो है वो कतर के द्वारा जो है वो किया गया है, ठीक है। बताइएगा एक क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये कागिसो रबाडा। और उसी में 300 विकेट लेने वाले भारत के बाएं हाथ के गेंदबाज कौन हो जाएंगे? ये रविंद्र जडेजा हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा जो भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये L&T शिपयार्ड के द्वारा जो है वो किया गया है। बताइए आगे क्वेश्चन बताइएगा कि 8 अक्टूबर को 2024 में भारतीय वायुसेना द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया गया है? ये 92 क्रम का जो है मनाया गया है। बताइएगा कि किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 जो है वो जीता है? ये मुंबई के द्वारा जो है वो जीता गया। बताइएगा एशिया पावर सूचकांक में भारत में स्थान तीसरा, एशिया में तीसरा हो जाएगा। बताइएगा कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये जॉर्डन बन गया। इसकी राजधानी अम्मान हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि भारत के 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। कौन जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। बताइएगा कि काजिंद अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच होता है? कजाकिस्तान के बीच होता है, ठीक है। बताइएगा आगे क्वेश्चन है कि BCCI ने किसे अपना एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष चुना है? ये शरद कुमार को जो है चुन लिया है। बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? उमर अब्दुल्ला को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी कौन हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल नहीं, उप मुख्यमंत्री कौन बन गया? सुरेंद्र कुमार चौधरी। और मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो ये उमर अब्दुल्ला हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन है और शेख अब्दुल्ला की वकालत करने गांधी जी कब गए दक्षिण अफ्रीका? 1893 में गए थे, ठीक है। बताइएगा
कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, सुनिएगा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है ये, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसके द्वारा जीता गया? ये ध्रुवी पटेल के द्वारा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड हो जाएगा तो ध्रुवी पटेल, मिस इंडिया हो जाएगा तो सिर्फ मिस इंडिया वर्ल्ड वाला हो जाएगा तो कौन जाएगा? वो क्रिस्टेना पिसकजोवा। और मिस यूनिवर्स हो जाएगा तो कौन जाएगा? रिया सिंधा, रिया सिंधी। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म को चुना गया है? वाह वकील साहब क्या बात है, वाह, लापता लेडीज। समझ रहे हैं? लापता लेडीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि देश की पहली नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात में किया गया। नमो एक्सप्रेस का जो रैपिड एक्सप्रेस वो कहाँ उद्घाटन किया गया है? गुजरात में किया गया। बताइएगा एकलव्य पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? प्रत्याशा रे को चुना गया। किसको चुना गया है? एकलव्य पुरस्कार प्रत्याशा रे को चुना गया है। बताइएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में मनकीडिया समुदाय ने किस राज्य को विशिष्ट आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है? उड़ीसा को। मनकीडिया समुदाय को जो है ना उड़ीसा में विशेष राज्य का, विशेष जाति का, जनजाति का दर्जा जो है वो दे दिया गया है। बताइएगा एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति की सिफारिश पर किया गया था ये रामनाथ कोविंद। एक राष्ट्र और एक समिति, एक चुनाव समिति। आगे बताइएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल, SHE सी बॉक्स पोर्टल जो है यह जो है किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है यह अन्नपूर्णा रानी जो इसके अध्यक्ष देवी, अन्नपूर्णा देवी पहले स्मृति रानी थी जो कि हार गई। अब अन्नपूर्णा देवी जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय के जो है वो अध्यक्ष जो बनी है। देखा हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो है किसको चुना गया है? ये अमित शाह को चुना गया। किसको चुना गया है? अमित शाह को चुना गया। बताइएगा कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? यह मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन मुंबई में किया गया है। बताइएगा हाल ही में लद्दाख के 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया गया है। अब इस केंद्र शासित प्रदेश में टोटल कितने जिले हो गए हैं? 7 जिले हो गए। बताइएगा 54% GST काउंसिल की बैठक में, 54% नहीं 54वीं GST काउंसिल की बैठक में जो है कैंसर की दवाओं पर GST का दर घटा कितना परसेंट कर दिया है? ये 5% जो है वो कर दिया गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में महिला एकल खिताब कौन जीत चुके हैं? ये आर्यन सवलेंका, जो कि कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। आयरन सवलेंका जो है वो रहने वाली है। बताइएगा केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जो हो जाएंगे वो कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किए हैं? वो रंगीन मछली ऐप जो है वो लॉन्च किए हैं। ठीक है, हाँ ललन सिंह जो है। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचयन जन भागीदारी का पहला आरंभ किया है? ये तो ये अपने शहर हो जाएगा गुजरात का सूरत हो जाएगा। ये इसमें स्टार्ट किया। बताइएगा अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका मुंहपका रोग मुक्त भारत लक्ष्य करने का लक्ष्य दिया है? ये 2030 तक। और ये किस में होता है? ये जानवरों में होता है, खुरपका और मुंहपका। बताइएगा 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? ये ऋषभ शेट्टी को। 70वें नेशनल में किसको दिया गया है? ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। बताइएगा इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सब, सुन लीजिए पुरुष है महिला वाला है वो, सुन लीजिए इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। क्या बात है सर सुधीर जी, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल जो इसको तैर कर जो है पूरे अकेले जो है वो पार कर गए हैं। चलिए आगे बताइएगा जो कि आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कितना बार चल चुका है। फिर सुन लीजिए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की जो है वो घोषणा की है। ठीक है, इधर से पूछे आप सर, समय इजाजत नहीं दे रहा, समझ रहे हैं ना। अब जो है जो पूरे एक तरह से जो होने वाला था, जो NCERT हमने पहले ही बता दिया था, NCERT की तरह सार संग्रह जो है जो कि आपको जो है क्लास 9th का ही हो पाया। अब अगले संडे जो हो सकता है 9th के बाद जो बचा हुआ सेक्शन है 9th क्लास के, उसमें उसको ख़त्म करते हुए जो है वो क्लास 10th का जो है वो भी स्टार्ट कर ही दिया जाएगा। और जो होमवर्क का सिलसिलेवार ढंग था वो आपको फिर से जो है कल से देखने को मिलने वाला है। तो जो बाकी समय था उसमें हमने करंट को भी जो महत्व दिया है। उसके बाद जो कल के लिए क्वेश्चन है
वो कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है। यानी CO2 के 10 मोल्स में इसका द्रव्यमान जो गुना भाग कीजिएगा, कॉपी पे उसको आंसर निकाल लीजिएगा फट से बार। यानी CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है, इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है इसको शेयर करने का ही प्रयास कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस हमारे FMSC परिवार को यूं ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।